अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार हुसैन है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी के बारे में सिंध बोर्ड की। और फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा इस चैप्टर का, ज़्यादा डिटेल नहीं होगी। जब आगे इसके बढ़ते जाएंगे तो फिर डिटेल भी बढ़ती जाएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये है होम्योस्टेसिस एंड इट्स वेरियस एक्सपेक्ट। ठीक है, पेज नंबर 3 पे अवेलेबल है ये सिंध बोर्ड की बुक पर। इतना कोई डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह इतना ज़रूर पढ़ेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। होम्योस्टेसिस के बारे में तो हम चलो बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। पहले जो इसमें एक बात आ रही है बार बार, वो है इन्वायरमेंट। समझ आ रही है बात? यानी कि इसमें जो है ये वर्ड जो आ रहा है, द वर्ड इन्वायरमेंट रिफर्स, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो होम्योस्टेसिस है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन है किससे? इन्वायरमेंट से। तो इन्वायरमेंट के बारे में पहले अगर हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें तो आपको बात जो है वो बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगी कि होम्योस्टेसिस है क्या और उसका एक्चुअल में फंक्शन क्या है और वो परफॉर्म क्या करता है, कैसे अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है। देखो, हमारे पास जो है दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं अगर हम होम्योस्टेसिस की स्टडी करना चाह रहे हैं। एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि भाई जो इंटरनल होता है ना, यानी कि मतलब हमारी बॉडी का अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं इंटरनल, जिसकी एग्जांपल्स होती हैं सॉल्ट, वाटर की तादाद, सॉल्ट की तादाद, ब्लड प्रेशर, एनर्जी की कमी हो जाना। इन सब चीज़ों के बारे में जो बात चल रही है उसको कहते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल की बात की जाए, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो होता है हमारा बॉडी के बाहर का माहौल, यानी कि हमारा वेदर। अगर हम किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ का टेम्परेचर कम है तो वो हमारे लिए चेंजेस है, और कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हम जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर हाई है, तो ये भी एक मतलब इन्वायरमेंट हो गया। सेम हवा, सेम मिट्टी, सेम पानी, सेम प्लांट्स, सेम अदर ऑर्गेनिजम्स जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो। तो इस टोटल चीज़ों को मिला के कहा जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझने के लिए एक और बात आसानी से ये समझी जा सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत सारे दरख्त भी लगे हुए हैं, ट्रीज़ लगे हुए हैं, पानी बह रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी चेंजेस हैं, परिंदे उड़ रहे हैं, ठीक है, सनलाइट आपकी तरफ आ रही है, आपको लग रही है, ठीक है, साथ में हवा भी चल रही है, मिट्टी भी उड़ रही है। ये हमारा हो गया एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर का माहौल है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर, यानी बाहर के माहौल पर। ठीक है, कैसे इस पे टोटली इस पे डिपेंड करता है बाहर के माहौल पे हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट? वो ऐसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, सनलाइट आपकी तरफ डायरेक्ट पड़ रही है, तो आपको गर्मी लगेगी। ठीक है, अभी आपका इंटरनल हुआ ना, क्या होगा फिर कि भाई इंटरनली चेंज होगा, आपकी बॉडी गर्म होगी और स्वेटिंग शुरू हो जाएगी, यानी आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं चेंजिंग। किसकी वजह से? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से। सेम अगर आपको जैसे प्यास लग रही है या फिर आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको फिलअप करने के लिए पानी पिएंगे। तो ये भी आपका एक समझ लें जैसे होम्योस्टेसिस हो गया। यानी कि होम्योस्टेसिस का जो एक्चुअल काम है ना, वो यही है कि भाई अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो आपको स्वेटिंग शुरू करवा देगा, आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आपकी बॉडी में पानी की कमी हो गई है तो आप पानी लेंगे, पानी पीना शुरू कर देंगे ताकि आपकी बॉडी की जो पानी का लेवल है वो ठीक हो जाए। सेम अगर आपकी बॉडी में सॉल्ट की कमी हो गई है
तो आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी को सॉल्ट की कमी पूरी हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब हम अगर आगे चलें, ठीक है, होम्योस्टेसिस जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके जो एस्पेक्ट हैं वो 3 हैं, जिसमें से एक है ऑस्मो रेगुलेशन, और एक है एक्सक्रीशन, और एक है थर्मो रेगुलेशन। वन बाय वन समझते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है सॉल्यूट और वाटर की मेंटेनिंग करना। ठीक है, यानी कि सॉल्यूट नमक और पानी को दरमियानी लेवल पे रखना आपकी बॉडी के अंदर। ये जो काम होता है इस काम को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उससे अगला जो है वो है एक्सक्रीशन। देखो भाई, अब पानी को और नमक की दरमियान में रखना, इन दोनों को बॉडी के अंदर, ये काम तो चलो भाई होम्योस्टेसिस के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ने कर लिया, जिसको कह दिया ऑस्मो रेगुलेशन। यानी भाई पानी को भी कवर कर लेगा, नमक को भी कर लेगा। अब और भी तो आगे चीज़ें हैं ना जिनकी ज़रूरत है। देखो, सेकंड है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि भाई देखो, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ टूटती है ना, या फिर जब रेस्पिरेटरी होती है, उसके बदले में जब कुछ टूटता है जैसे और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो एक तो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई जो कि है काम की चीज़, जो हमारी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी बॉडी के अंदर पावर ना हो, फॉर एग्जांपल समझ लो जैसे कि बैटरी, किसी भी रिमोट में से अगर बैटरी निकाल दी जाए तो वो काम नहीं करेगा। तो हो गई इस बारे में बहुत बात। फ़िलहाल देखें, जब कोई काम की चीज़ बनती है तो उसके साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है, या फिर अनवांटेड या फिर टॉक्सिक। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काम का है नहीं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक जगह पे पानी पी रहे हैं, हमारी एक लेवल है। ठीक है, अब हमने जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत थी उतना तो पानी उसने पी लिया, और बाकी का जो पानी रह गया वो चला गया एक्सक्रीशन के अंदर। एक्सक्रीशन का मतलब होता है एग्ज़िट करा देना किसी भी चीज़ को। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी में आई थी, हमने उसको खाया था, जितनी उसकी ज़रूरत थी उतना वो रही, उतना वो यूज़ हुई। बाकी जो वेस्ट जो थी या फिर जो एक्स्ट्रा थी वो वेस्ट बन गई और वो एक्सक्रीट हो गई, और इस एक्सपेक्ट को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इसका काम क्या है कि भाई रिमूवल ऑफ एक्सेस, ठीक है, सब्सटेंसेस अनवांटेड और टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स। यानी कि अभी आपको जैसा मैंने समझाया है कि भाई जब कोई भी एक चीज़ टूटती है, उसमें से एक काम की चीज़ बनती है और एक होती है बगैर काम की। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई भी टॉफ़ी खाई, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ ली जिसके साथ एक रैपर भी आया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने रैपर को खोला, टॉफ़ी खा ली। अब रैपर को तो आप साथ लेके घूमोगे नहीं ना, तो आप उसको फेंक दोगे। तो ऐसे ही एज इट इज़ एक्सक्रीशन काम करवाता है। तो ऑस्मो रेगुलेशन भी हो गया, एक्सक्रीशन भी हो गया, लास्ट में रह गया थर्मो रेगुलेशन। अब थर्मो रेगुलेशन तो आपको वैसे समझ आ गया होगा, जो कि बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, फिर समझाते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो वाटर और सॉल्यूट को बैलेंस करता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, तो उसे वो धक्का दे के निकाल देता है बॉडी से। थर्मो रेगुलेशन आखिरी है, वो होता है जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। अब इससे चलते हैं अगले पॉइंट पर, और फिर आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो चलें डायरेक्ट उधर चलते हैं। तो ये है उसी पेज का दूसरा पार्ट। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपको चलो ये तो बात समझ आ गई कि होम्योस्टेसिस है क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करता है। मतलब वो क्या है जिसकी वजह से इंटरनली बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है,
कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल होती हैं होम्योस्टेसिस के पास, जो कि जैसे कि ऑस्मो रेगुलेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, थर्मो रेगुलेशन होता है। यहाँ तक तो चलो आपको बात समझ आ गई होगी। अब हमने पढ़ना है कि होम्योस्टेसिस का चलो फंक्शन तो समझ आ गया, अब हमने ये देखना है कि होम्योस्टेसिस वर्क करता कैसे। अब जाहिर सी बात है ना यार कि एक जैसे इन्वायरमेंट है, अल्लाह ताला ने एक ऐसा निज़ाम बना के इंसान के अंदर छोड़ा हुआ है जो इंसान को इंटरनली चेंज होने नहीं देता है। अगर उसका फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भी अगर फ़ीवर हो जाए, बुखार हो जाए, तो उसका टेम्परेचर ऊपर जा रहा होता है तो होम्योस्टेसिस जाता है और थर्मो रेगुलेशन की मदद से उसको नॉर्मल पे ले आता है। यहाँ तक तो चलो बात समझ आ ही जाती है कि भाई ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है वो पानी को कंट्रोल कर लेता है और थर्मो रेगुलेशन की मदद से बंदा जो है हीट जो होती है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है या फिर बढ़ जाती है, तो समझ आ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि होम्योस्टेसिस जो है उसको पता कैसे चलता है कि भाई प्रॉब्लम चल रही है, भाई बॉडी में चेंजेस लानी पड़ेगी। पता कैसे चलता है कि हीट बढ़ रही है। पता कैसे चलता है कि किस टाइम बंदे को इशारा देना है कि भाई तेरे अंदर पानी की कमी हो गई, तू जाके पानी पी। पता कैसे चलता है कि तू धूप में खड़ा हुआ जाके छाँव में खड़ा हो। ठीक है, तो इसकी जो स्टडी है उसमें ये है कि इसमें जो चीज़ काम आती है उसको कहते हैं फीडबैक सिस्टम। ये है तमाम होम्योस्टेसिस का फंडा या फिर उसका पूरा डेटा जो कि होम्योस्टेसिस को बताता है और उसको चलाता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस के अंदर फीडबैक आता है और फीडबैक सिस्टम में तीन चीज़ें आती हैं जो कि बॉडी के अंदर की और बाहर के एनवायरनमेंट को मैच करवाती है। जिसके अंदर सबसे पहले आता है रिसेप्टर, फिर आता है कंट्रोल सेंटर यानी कि ब्रेन, और तीसरा आता है इफ़ेक्टर। अब इन्हें भी वन बाय वन समझते हैं। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर होता है जैसे कि मैसेज को कलेक्ट करने वाला, इसको बोलते हैं रिसेप्टर। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले रिसेप्टर देखता है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, फिर वो अंदर भेजता है, फिर वो बात जाती है ब्रेन के पास। ठीक है, वो ब्रेन क्या करता है कि वो फिर एक जवाब बनाता है, जल्दी जल्दी एक बात सोचता है और फिर एक जवाब बनाता है, और जो वो जवाब भेजता है ना उसको बोलते हैं इफ़ेक्टर। ठीक है, अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, तो चलो उधर चलते हैं। ये है वो डायग्राम, जिसको समझ लिया तो पता चल जाएगा कि फीडबैक आखिर काम कैसे करता है। देखो ये सूरज है, अब ये इंसान को हीट दे रहा है जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म हो रही है। अब क्या होगा कि बॉडी के स्किन पर कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं जो कि मैसेज को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब भाई गर्मी लग रही थी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कंट्रोल भी तो करना है। फिर होता क्या है, रिसेप्टर लेके जाते हैं उसी मैसेज को ब्रेन के पास, कंट्रोल सेंटर के पास। ठीक है, अब ब्रेन क्या करता है कि वो बोलता है अच्छा ठीक है, अगर गर्मी बढ़ रही है तो भाई ठीक है स्वेटिंग शुरू करवा देते हैं, या फिर बंदे को कुछ ऐसा इशारा दे देते हैं जिसकी वजह से बॉडी नॉर्मल पे आ जाए। तो ब्रेन क्या करता है कि भाई वापस उस सवाल का जवाब बनाता है। ये सवाल इसने भेजा, ब्रेन ने बनाया, सोचा अच्छे तरीके से, फ़िलहाल ऐसे घूमता नहीं है मैं तो इसको घुमा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये इसने जवाब भेजा, जवाब जो है वो है इफ़ेक्टर। इफ़ेक्टर क्या था भाई कि भाई तुझे गर्मी लग रही है, तू किसी ऐसी जगह पे जा जहाँ पे छाँव हो, या फिर किसी ऐसी जगह पर जा जहाँ पे हवा चल रही हो। तो ये हो गया इफ़ेक्टर। ठीक है, तीनों समझ आ गए होंगे, फिर समझा देता हूँ। गर्मी लग रही थी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहा, एक हद तक बढ़ता रहा। बॉडी ने क्या किया, बॉडी के ऊपर लगे, स्किन के ऊपर लगे हुए थे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब होता है मैसेज कलेक्ट करने वाले। ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि भाई मैसेज आए तो फिर हम ब्रेन के पास भेजें। जैसे आप मैसेज कर देते हो ना और आप सोचते हो कि उसका जवाब आया नहीं, वरना अभी तक तो जवाब दे देती है, आई मीन ठीक है। फिर आगे गए, फिर रिसेप्टर लेके गया ब्रेन के पास, ब्रेन ने बनाया जवाब, ब्रेन ने जो भेजा उसको बोलेंगे इफ़ेक्टर। और इफ़ेक्टर क्या था कि भाई या तो स्वेटिंग शुरू करवा देगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा,
या फिर क्या होगा कि भाई बंदे को बोलेगा तू ऐसी जगह पे चला जा जहाँ पे हवा हो या पे टेम्परेचर नॉर्मल हो। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं उस जगह पर। ठीक है, तो यार ये भी कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा तुम्हें कि फ़ीडबैक सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बॉडी को मेंटेन रखने में उसकी मदद करती हैं, जिनमें से रिसेप्टर होता है, ब्रेन होता है और इफ़ेक्टर होता है। अब ये नीचे थोड़ी सी और बातें लिखी हुई हैं, ये भी समझ लो, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो फीडबैक सिस्टम तो चलो समझ आ गया। फीडबैक सिस्टम में भी दो टाइप के सिस्टम आते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि भाई आपने बहुत सारी शुगर खा ली, या फिर बहुत ज़्यादा स्वीट खा ली, या फिर बहुत ज़्यादा मिठाई खा ली, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ खा ली जो शुगर का लेवल बढ़ा रही है। तो उसने क्या किया कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा दिया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेवल होता है यहाँ, वो ले गया यहाँ। ठीक है, अब नेगेटिव फीडबैक आएगा और नेगेटिव क्या करेगा कि करवाएगा उसकी वापसी। यहाँ पर है ना, वो आएगा, उसको 2-3 चमाटे मारेगा और बोलेगा चल भाई यहाँ से निकल वापस अपनी जगह पर, लेवल पे लेकर आएगा। यानी कि नेगेटिव का मतलब होता है बढ़ती हुई चीज़ को खींच के उसको वापस लेकर आना। अब वो कैसे करेगा, जब शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो इंसुलिन वो छोड़ेगा, जिसकी वजह से शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक की जो एग्जांपल है वो मैं ये दे सकता हूँ कि अगर आपके अंदर आपकी बॉडी में पानी की हो जाए कमी, और पानी की कमी जैसे होनी चाहिए, पानी का लेवल होना चाहिए यहाँ, वो आ गया यहाँ। अब होगा क्या कि भाई आपको वो इशारा देगा कि भाई चल तू पानी पी, तेरे अंदर पानी की हो रही कमी। तो वो जैसे ही करेगा तो फिर पानी का लेवल दोबारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये था ये सब कुछ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।